अकबर द ग्रेट, एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आदर और डर दोनों के साथ होता है। वो एक विजेता था, एक ऐसा शासक जिसका दूरदर्शी नजरिया था। लेकिन क्या वो एक नेक दिल बादशाह था या एक जालिम तानाशाह? उसका राज शानदार उपलब्धियों और बेचैन कर देने वाले विरोधाभासों की कहानी है। अकबर की विरासत एक जटिल कहानी है, महान उपलब्धियों और परेशान करने वाले विरोधाभासों की। 13 साल की उम्र में अकबर को एक टूटता हुआ साम्राज्य मिला था। उसने इसे एक ऐसे प्रभुत्व में बदल दिया जो ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी। फिर भी वो समझता था कि असली ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की वफादारी में है। अकबर का शासन संतुलन का खेल था। वो एक योद्धा राजा था जो कूटनीति की भाषा समझता था। वो एक धार्मिक मुसलमान था जिसने अपने साम्राज्य की विविधता को अपनाया। ये अकबर की कहानी है, एक ऐसा बादशाह जो महानता और क्रूरता के बीच की रेखा पर चला। अकबर को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो बर्बादी की कगार पर था। उसके दादा बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, लेकिन भारत पर उनकी पकड़ कमजोर थी। अपने संरक्षक बैरम खान के मार्गदर्शन में अकबर ने कई सैन्य अभियानों की शुरुआत की। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, मुगल सत्ता को मजबूत करना। उसे अफगान सरदारों और विद्रोही राजपूत राजाओं के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। अकबर की सेनाएं पंजाब के मैदानों, राजस्थान के रेगिस्तानों और गुजरात की उपजाऊ जमीनों में कूच कर गईं। 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी अकबर के सैन्य कौशल का प्रमाण है। 4 महीने की भीषण घेराबंदी के बाद मुगलों के हाथों ये अभेद्य माना जाने वाला किला गिर गया। इस जीत ने एक स्पष्ट संदेश दिया, अकबर एक ऐसी ताकत है जिससे निपटना होगा। लेकिन अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था। वो समझता था कि असली ताकत गठबंधन बनाने में है। उसका अगला कदम कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। उसने उन्हीं राजपूत राजाओं से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जिन्हें उसने युद्ध में हराया था। पश्चिमी भारत के गर्वित योद्धा राजपूत एक जबरदस्त ताकत थे। अकबर ने माना कि उनके साम्राज्य की स्थिरता के लिए उनकी वफादारी महत्वपूर्ण थी। उन्हें अधीन करने के बजाय उसने उन्हें अपने दरबार में सम्मान का स्थान दिया। उसने राजपूत राजकुमारियों के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाए, एक ऐसा क्रांतिकारी कदम जिसने कई लोगों को चौंका दिया। उसने गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाले एक टैक्स जजिया को खत्म कर दिया, एक ऐसा कदम जिससे उसे व्यापक सद्भावना मिली। सुलह की ये नीति जबरदस्त सफल रही। कई राजपूत शासकों ने अकबर के प्रति निष्ठा की शपथ ली और उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति और सलाहकार बन गए। राजपूत गठबंधन ने भारत में मुगल शासन को मजबूत किया। इसने एक ज्यादा समावेशी और बहुलतावादी समाज की नींव भी रखी। अकबर का नजरिया युद्ध के मैदान से आगे तक जाता था। वो एक सुधारक, एक नवप्रवर्तक और कला का संरक्षक था। वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जहां न्याय और समृद्धि बनी रहे। अकबर एक धार्मिक मुसलमान था, लेकिन वो अन्य धर्मों के बारे में भी बहुत उत्सुक था। वो हिंदू पुजारियों, जेसुइट मिशनरियों और जोरास्ट्रियन विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चाओं में शामिल होता था। उसने हिंदू तीर्थयात्रियों पर लगने वाले भेदभावपूर्ण करों को खत्म कर दिया और मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। 1582 में उसने दीन-ए-इलाही या दिव्य धर्म नामक एक नया धर्म शुरू किया। इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और जोरास्ट्रियन धर्म के तत्व शामिल थे। अकबर का उद्देश्य एक ऐसा धर्म बनाना था जो धार्मिक सीमाओं से परे हो और उसके विविध साम्राज्य के भीतर एकता और सद्भाव को बढ़ावा दे। हालांकि दीन-ए-इलाही को कभी व्यापक स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन इसने एक बहुलतावादी समाज के अकबर के दृष्टिकोण को दर्शाया। उसकी धार्मिक नीतियां, जो सहिष्णुता और जांच की भावना से चिह्नित थीं, अपने समय से सदियों आगे थीं। इन्होंने उसे अकबर द ग्रेट की उपाधि दिलाई, एक ऐसा शासक जिसने सभी धर्मों की अंतर्निहित गरिमा को पहचाना। लेकिन अकबर का शासन अपनी कमियों के बिना नहीं था। उसके सुधार, हालांकि दूरदर्शी थे, अक्सर एक कीमत पर आते थे। एक केंद्रीकृत राज्य की उसकी खोज ने उसके हाथों में सत्ता को केंद्रित कर दिया। भाग 5, न्याय का तराजू। अकबर एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य में विश्वास करता था। उसने मुगल प्रशासन में सुधार किया, एक ऐसी प्रणाली बनाई जो कुशल और जवाबदेह थी। उसने एक नई भूमि राजस्व प्रणाली लागू की, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए इसे और भी उचित बनाना था। उसने एक केंद्रीकृत न्यायपालिका की स्थापना की, जिसमें खुद को न्याय का अंतिम मध्यस्थ बनाया। अकबर अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। उसने किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या धार्मिक विश्वासों की परवाह किए बिना न्याय किया। वो सार्वजनिक सभाएं करता था,
अपनी प्रजा की शिकायतें सुनता था और तेजी से फैसले सुनाता था। उसके सुधारों ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन उन्होंने बादशाह के हाथों में सत्ता को भी केंद्रित कर दिया। आलोचकों का तर्क है कि इसने भविष्य के शासकों के लिए ज्यादा निरंकुश बनने का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए अकबर का शासन अनियंत्रित सत्ता के खतरों की एक चेतावनीपूर्ण कहानी बन जाता है, यहाँ तक कि एक प्रबुद्ध शासक के हाथों में भी। अपनी विधियों के आसपास की बहस के बावजूद एक प्रशासनिक प्रवर्तक के रूप में अकबर की विरासत निर्विवाद है। उसके सुधारों ने एक मजबूत और स्थिर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो पीढ़ियों तक चलेगा। भाग 6 बादशाह के नए प्रयोग। अकबर का शासनकाल कला, वास्तुकला और साहित्य का स्वर्ण युग था। उसने पूरे साम्राज्य के कलाकारों, कवियों और संगीतकारों का संरक्षण किया। उसका दरबार संस्कृतियों का संगम बन गया, जो एक महानगरीय भारत के उसके दृष्टिकोण का प्रमाण है। फारसी और भारतीय प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण, मुगल शैली की चित्रकारी उसके संरक्षण में फली फूली। उसने आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सहित शानदार इमारतों के निर्माण का काम शुरू करवाया, जो उसके युग की स्थापत्य प्रतिभा को दर्शाता है। अकबर खुद एक विद्वान और कवि था। उसने महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। उसके शासनकाल में मुगल साहित्य का विकास हुआ, जिसमें अकबरनामा जैसी रचनाएं, जो उसके शासनकाल का एक वृत्तांत है, साहित्यिक कृति बन गईं। भारतीय संस्कृति पर अकबर का प्रभाव गहरा और स्थायी था। वो कलात्मक नवाचार और बौद्धिक जिज्ञासा की विरासत छोड़ गया, जो कलाकारों और विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भाग 7 विरोधाभासों की एक विरासत। अकबर का शासनकाल वैभव और क्रूरता दोनों से चिह्नित था। वो एक दूरदर्शी शासक था, जिसने एक संयुक्त और समृद्ध भारत का सपना देखा था। फिर भी वो एक क्रूर विजेता भी था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार युद्ध छेड़े। उसकी धार्मिक सहिष्णुता अभूतपूर्व थी। उसने भेदभावपूर्ण करों को खत्म किया, अंतरधार्मिक संवाद को प्रोत्साहित किया और यहां तक कि एक समन्वित धर्म बनाने का भी प्रयास किया। फिर भी उसके शासनकाल में उन धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न भी देखा गया, जिन्होंने दीन-ए-इलाही में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया। उसके प्रशासनिक सुधार क्रांतिकारी थे, जिससे एक ज्यादा कुशल और केंद्रीकृत राज्य बना। लेकिन उन्होंने बादशाह के हाथों में सत्ता को भी केंद्रित कर दिया, जिससे भविष्य के शासकों के लिए ज्यादा निरंकुश बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अकबर की विरासत एक जटिल टेपेस्ट्री है, जो प्रकाश और अंधेरे दोनों के धागों से बुनी गई है। वो अपने समय की उपज था, एक ऐसा शासक जो अपने युग की प्रतिभा और क्रूरता दोनों का प्रतीक था। भाग 8 महान मुगल की प्रतिध्वनि। उसकी मृत्यु के सदियों बाद अकबर की विरासत पर बहस और पुनर्व्याख्या जारी है। कुछ इतिहासकार उसे एक उदार तानाशाह के रूप में देखते हैं, एक ऐसा शासक जो भारत में शांति और समृद्धि लाया। दूसरे उसे एक चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं, जिसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए धर्म और कूटनीति का इस्तेमाल किया। राजनेताओं और विचारकों ने अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उसकी छवि को अपनाया है। उसे धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में सराहा गया है, जबकि अन्य उसकी आलोचना एक क्रूर साम्राज्यवादी के रूप में करते हैं, जिसने विशाल आबादी को अपने अधीन कर लिया। किसी के भी दृष्टिकोण के बावजूद भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर अकबर के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो एक परिवर्तनकारी व्यक्ति था, जिसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसका शासन इतिहास की जटिलताओं की याद दिलाता है, जहां सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी अक्सर विरोधाभासों का मिश्रण होते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। अकबर का स्थायी महत्व। अकबर का शासन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने एक नवेले साम्राज्य को एक शक्तिशाली और समृद्ध प्रभुत्व में बदल दिया। उसने एक ज्यादा केंद्रीकृत और कुशल राज्य की नींव रखी। उसने सहिष्णुता और बहुलवाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया, यद्यपि अपनी शाही महत्वाकांक्षाओं के ढांचे के भीतर। उसकी विरासत आधुनिक भारत में गूंजती रहती है। धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक संश्लेषण की उसकी नीतियां एक ऐसे देश में प्रासंगिक हैं जो अपनी विविध पहचान से जूझ रहा है। उसके प्रशासनिक सुधार सुशासन के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं, भले ही उसकी सत्तावादी प्रवृत्तियां एक चेतावनीपूर्ण कहानी के रूप में काम करती हैं। अकबर की कहानी एक याद दिलाती है कि इतिहास काला और सफेद नहीं है।
ये भूरे रंगों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है, एक जटिल और सूक्ष्म कथा जो सदियों बाद भी हमें चुनौती और प्रेरित करती रहती है।